हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक तोमर आप सभी का मार्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और जैसे आप देख रहे हैं पॉलिटी में हमारा भाग 5 चल रहा था, उसमें हमने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को ख़त्म किया था। आज हम जो हमारे एग्जीक्यूटिव पावर्स इसमें प्राइम मिनिस्टर है, लोकसभा है, राज्यसभा है, मिनिस्ट्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है हमारा, है ना, अटॉर्नी जनरल है और आपका सुप्रीम कोर्ट है। आज हम इसको सबको ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। और आप क्वेश्चन ज़रूर लगाते रहिए। वैसे इस पूरी सीरीज़ को ख़त्म करने के बाद मैं आपको जो है एक पूरा कम से कम 2 फुट 250 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आपको तभी पता लगेगा कि आपके क्वेश्चंस किस तरीके से आपके हो रहे हैं, ठीक है ना। चलेंगे, तो अब हम बात करते हैं भाग 5 की, बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की। तो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि प्रधानमंत्री एवं उसका संघ का मंत्रिपरिषद। तो भारत के आर्टिकल 74 में बात की गई है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा तथा उसकी सहायता करने के लिए उसके क्या होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। तो किस में बात की गई है? 74 में बात की गई है, 74 में। 75 में बात की गई है जो प्रधानमंत्री होगा वो क्या करेगा, अपने मंत्रियों को चुनने की क्षमता रखेगा और उसी की सहायता, उसी की एडवाइस पर जो राष्ट्रपति होगा वो उनको अपॉइंट करेगा। लिखा हुआ है इन आर्टिकल 75, जो प्रधानमंत्री है उसको प्रेसिडेंट चुनेगा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं प्रेसिडेंट विद ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह पर जो भी व्यक्ति होंगे उनको राष्ट्रपति क्या करेगा, अपॉइंट करेगा। जो आपके ये कैबिनेट मिनिस्टर्स बनते हैं इनकी बात कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर के काम क्या जो उसके वर्क हैं वो क्या क्या होते हैं, जैसे नेशनल वुमेन राइट कमीशन है, ह्यूमन कमीशन है, नीति आयोग है, ठीक है ना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है। ये सब मैंने आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया हुआ है। तो ये सब इनका ये अध्यक्ष होता है और इनके लिए काम भी करता है, ठीक है ना। और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, भारत विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, आप मुझे एक बार कमेंट में बताएंगे। चलें, आर्टिकल 76 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। ये एक आदमी ऐसा होता है जो किसी भी संसद का सदस्य नहीं होता, ना लोकसभा का ना राज्यसभा का, लेकिन ये दोनों संसद की कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है, जाके वहाँ पर बैठ सकता है। और ये भारत का जो भारत सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, ये उसका वकील होता है, ये उसका पक्ष रखता है कोर्ट में जाकर अगर कोई दिक्कत आती है तो, ठीक है ना। चलेंगे, बात करते हैं लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन। संघ की जो विधायिका होती है वो पार्लियामेंट होती है। और पार्लियामेंट में हमने आपको बताया, पार्लियामेंट 79 में बात की है। पार्लियामेंट में क्या भारत, देयर शैल बी ए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक संसद होगी। और ये आर्टिकल 79 क्या कहता है, इसमें 3 पार्ट होंगे। एक इसमें क्या होगा, प्रेसिडेंट होगा जिसको आप राष्ट्रपति बोलते हैं, एक इसमें क्या होगा, राज्यसभा होगा, और एक क्या होगा, इसमें लोकसभा होगा। ये तीनों के तीनों क्या होंगे, तीनों के तीनों इसमें मिलने के बाद ही क्या बनेगी, पार्लियामेंट बनेगी। और पार्लियामेंट कहाँ होगी, आपकी आर्टिकल नंबर 79 के अंदर होगी। इसके बाद बात करेंगे आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 में बताया गया है कि जो हमारी, सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा क्या है, एक अपर हाउस है। राज्यसभा क्या है, आपकी एक अपर हाउस है। राज्यसभा में जो कुल सीटों की संख्या वो कितनी है, 250 है। कितनी है, 250। तो राज्यसभा में कुल सीट कितनी है, 250 है। और इन 250 में से जो 12 व्यक्ति हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट होते हैं, यानी कि नामित होते हैं। जैसे रेखा है ना, और आपकी सचिन तेंदुलकर थे, ये सब ऐसे लोग जाते हैं यहाँ पर, नॉमिनेटेड होते हैं। और 238 मेंबर जो होते हैं इनका इलेक्शन होता है। इनका क्या होता है, इलेक्शन। और राज्यसभा में अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं, 31 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं, ठीक है ना। ये हमने शेड्यूल नंबर 4 में पढ़ाया था कि किस राज्य की कितनी सीटें होंगी, ये वहाँ बताता है। 81 में क्या है, 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में बात की है कि लोकसभा की संरचना कैसी होगी, ठीक है ना। और आपको पता है लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं, हमारे पास 552 या 550 या 545 में हमारा क्या होता है, इलेक्शन होता है, ठीक है ना। चलेंगे, इसके बाद आर्टिकल 83 की बात करेंगे। और अगर हम बात करेंगे यूपी में 80 सीटें, सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पर हैं, यूपी में, ठीक है ना। चलेंगे, यूपी में 80 है, मध्य प्रदेश में 29 है, राजस्थान में 25 हैं, गुजरात में 26 हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हर राज्य की अपनी लोकसभा की सीटें होती हैं, ठीक है। चलेंगे, इसके बाद 83 की बात करेंगे। तो लिखा है जो पार्लियामेंट जो संसद है उसका कार्यकाल कितना होगा, तो कार्यकाल कितना होता है, 5 साल होता है, आपको पता ही है, ठीक है ना, अगर वो बीच में डिसोल्व नहीं होती है, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और, राज्यसभा क्या है, ये एक परमानेंट हाउस है। ये क्या है, परमानेंट हाउस, यानी कि ये हमेशा चलता रहता है। इसको बोलते हैं स्थायी सदन, क्योंकि इसके हर 2 साल में, एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल में 1/3 सदस्य इसके क्या होते हैं, रिटायर होते हैं। कितने, 1/3 सदस्य इसके क्या हो जाते हैं, रिटायर। वे रिटायर हुए, नए को ले आए। तो यानी कि ये जो सदन है कभी भी डिजोल्व नहीं होता, मेंबर जाते रहते हैं, आते रहते हैं। लेकिन लोकसभा क्या है, ये परमानेंट हाउस नहीं है, ये क्या है, एक अस्थायी सदन है, ये नॉन परमानेंट हाउस है। ये नॉन
परमानेंट हाउस है, क्योंकि हर 5 साल में आपकी लोकसभा क्या होती है, इलेक्शन होते हैं और ये बदल जाती है। ठीक है ना, चलो चलते हैं आगे। 84 की बात करते हैं। 84 में क्या लिखा हुआ है, जो हमारे पास पार्लियामेंट है, जो उसके मेंबर्स होंगे उनकी योग्यताएं क्या होंगी। जैसे अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में मेंबर बनने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, 25 साल होनी चाहिए। कितनी, 25 साल। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, 30 साल। ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ एक बार यहाँ पर, लोकसभा का मेंबर बनना है तो 25 साल। अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो 30 साल। ठीक है ना, अगर आपको विधायक बनना है, विधायक, तो 25 साल। ठीक है ना, अगर आपको गांव का प्रधान बनना है तो 21 साल। अगर आपको राज्यपाल बनना है, गवर्नर बनना है तो 35 साल। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है, प्रेसिडेंट बनना है तो भी 35 साल। अगर आपको उपराष्ट्रपति बनना है, वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो भी 35 साल। तो ये सब आप याद ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है ना, गवर्नर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल होनी चाहिए। ठीक है, राज्यसभा का बनना है तो 30 साल होनी चाहिए। तो इन्हीं की क्वालिफिकेशन के बारे में बात चलती रहती है, चलेंगे देखेंगे। चलिए, तो अच्छी बात है, यहाँ लिखी हुआ भी है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, इसकी मिनिमम एज कितनी होती है, 25 साल। राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 सालों के लिए चुने जाते हैं, 5 साल के लिए नहीं होता। इनका कार्यकाल कितना होता है, 6 साल के लिए होता है। और इनकी मिनिमम एज कितनी होती है, 30 साल होती है। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई। 84, जो संसद के अधिकारी होते हैं उनके बारे में बात की जाती है, जो ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट है, क्या बात की जाती है उनके बारे में देखिएगा। चलिए 89 देखेंगे। देयर शैल बी ए चेयरमैन एंड ए वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आपको पता है राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, आपको पता है, बताया था मैंने, उपराष्ट्रपति होता है। और वाइस चेयरमैन जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं ना, वे सब मिलकर चुन लेते हैं, भाई ये हमारा क्या रहेगा, वाइस चेयरमैन रहेगा, उपाध्यक्ष रहेगा। ठीक है ना। आर्टिकल 100 मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछेगा, बताइए कोरम, ये हिंदी अंग्रेजी में वर्ड दोनों सेम है, कोरम ऑफ पार्लियामेंट, संसद की गणपूर्ति क्या होती है, तो गणपूर्ति होती है 10% या 1/10, यानी कि उस पूरे संसद सदस्यों की संख्या का 1/10 भाग या 10% होगा। तो किसी भी संसद की गणपूर्ति को करने के लिए आपके पास 10% मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है ना। अब बिल की बात करते हैं। बिल होते हैं 2 तरीके से, कैसे, पहला होता है गवर्नमेंट बिल, जो सरकारी विधेय होता है, और एक क्या होता है, नॉन गवर्नमेंट बिल, जिसको क्या बोलते हैं, गैर सरकारी विधेय। चलेंगे आगे देखेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद देखेंगे तो टाइप ऑफ बिल्स कितने हैं, 4 हैं। देखिए पहला क्या है, ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेय, इसकी बात की गई है एक आर्टिकल नंबर 107 में। इसके बाद क्या है, मनी बिल, धन विधेय, है ना, जो धन से संबंधित होते हैं, ये क्या होते हैं, आर्टिकल 110 में। ध्यान रखेंगे जितने भी मनी बिल होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा स्पीकर इनका डिसीजन करता है, ये कभी राज्यसभा में नहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे, लोकसभा में जाएंगे। और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, वही निर्धारण करेगा ये धन विधेय है या नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं ये, ठीक है ना। और जैसे कोई धन विधेय लोकसभा में है और उसके बाद ही राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा इस पर कोई जवाब नहीं देता ना, तो 14 दिन के अंदर इसको अपना मान लिया जाता है कि भाई ये बिल पास हो गया। यानी कि सारी जो पावर है, मेन पावर इन मनी बिल किसकी है, लोकसभा की है, राज्यसभा की कोई पावर यहाँ पे नहीं है। तो सर राज्यसभा की पावर कहाँ है, क्योंकि राज्यसभा में जाते हैं पढ़े लिखे लोग, है ना, वेल क्वालिफाइड। तो जो यूपीएससी होता है उनकी सीटों को बढ़ाना है, घटाना है, बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, राज्यसभा के पास है। लोकसभा के पास पावर इतनी नहीं है। ठीक है ना, चलेंगे। इसके बाद आता है फाइनेंस बिल, जिसको बोलते हैं वित्तीय विधेय, ये आर्टिकल 117 में, 117 में। और एक होता है अमेंडमेंट बिल, संशोधन विधेयक, ये आर्टिकल 368 में, मैं इसको पढ़ाऊंगा अलग से। और ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका। ये भाग 20 में आएगा, ध्यान रखिए, मैंने आपको पढ़ाया जब मैंने भाग बताए थे। तो भाग 20 किससे रिलेटेड है, भाग 20 रिलेटेड है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, हमने कहाँ से ली है, साउथ अफ्रीका से ली है। चलेंगे आगे। तो ये बात कुछ इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, इसमें एक बात और लिखिएगा, वो यहाँ पे लिखी हुई नहीं है, ठीक है ना। जॉइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जॉइंट सेशन किस आर्टिकल में, तो जॉइंट सेशन है आर्टिकल नंबर 108 में। किस में है, आर्टिकल नंबर 108 में। इसको बोलते हैं संयुक्त अधिवेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब दोनों जो हाउस हैं, उन दोनों हाउस में जब मन मुटाव हो जाता है, किसी बिल पे सहमति नहीं बनती है, तो क्या होता है, एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और इसको बुलाता कौन है, ध्यान रखिएगा, इसको बुलाता कौन है, इसको कॉल कौन करता है, इसको कॉल करता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट इसको बुलाएगा। लेकिन इस संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है, जो इसके चेयरमैन होगा, जो इसका कौन होगा, अध्यक्ष, वो होगा लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर,
यानी कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वही इसके अध्यक्षता करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दोनों वर्डों को समझ लीजिएगा। क्या जो ज्वाइंट सेशन है, संयुक्त अधिवेशन, आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 108 में है। इस ज्वाइंट सेशन को बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति कहेगा भाई ज्वाइंट सेशन है। लेकिन जब ये ज्वाइंट सेशन आ जाएगा तो जो उसका चेयरमैन होगा वो चेयरमैन कौन होगा? लोकसभा स्पीकर, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष। अभी लोकसभा अध्यक्ष कौन है कमेंट में बताएंगे, ओम बिरला है वैसे, ठीक है। चलिए, तो ये 108 था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये उसमें लिखा हुआ नहीं था, इसलिए मैं कहता हूँ अपने नोट्स आप बनाते हुए चलेंगे ना तो आपको चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात है, जब याद आ जाती है तो बताते हुए चलते हैं, चलेंगे आगे। अब बात करते हैं हम न्यायपालिका की। आपको पता है, तो जब हम बात कर रहे थे पार्ट 5 की, तो पार्ट 5 में क्या है? पार्ट 5 में आपका क्या है? यूनियन। तो आपको पता है जब केंद्र की बात करेंगे तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो केंद्र के अंदर आएगा, हाई कोर्ट है वो राज्य के अंदर आएगा, बोलो हाँ है ना। तो हम स्टेट की बात करें तो स्टेट में क्या आएगा? सुप्रीम कोर्ट आएगा। और मैंने बताया था सुप्रीम कोर्ट कहाँ से कहाँ तक है? सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 124 से लगाकर 147 तक है, क्योंकि 148 में क्या आ जाएगा? CAG आ जाएगा। तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो इसकी स्थापना किस आर्टिकल से की जाती है? इसकी स्थापना की जाती है आर्टिकल 124 से। 124 में साफ साफ लिखा हुआ है, देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, ठीक है ना। अब जब सर्वोच्च न्यायालय होगा, जब ये बनाया गया था तो इसमें कुल कितने जज थे? 8 थे। कितने थे? 8। इसमें 7 तो थे अदर जज और एक क्या था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अभी कौन है? चंद्रचूड़ साहब है, ठीक है ना। चलिए, अगर हम आज की बात करें या 2019 के बाद की बात करें तो 2019 में, अच्छा, इसमें मैक्सिमम जज ही कितने हो सकते हैं? 34। सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम जज कितने हो सकते हैं? 34। इसमें से अभी ये पूरे हैं, इसमें से एक तो क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, और 33 क्या है? 33 हैं भारत के अन्य न्यायाधीश, ठीक है ना। तो इसके बाद देखेंगे आगे। इसके बाद 124 में ही बात की गई है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे उनकी योग्यता क्या होगी, उनके नियुक्ति के बारे में बात की गई है। 125 में क्या है? जो उनको सैलरी मिलती है, वेतन, उनके भत्ते, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट जजों के, ये बात की गई किसमें? आर्टिकल 125 में, ठीक है ना। चलेंगे आगे 126। इन द एब्सेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द नेक्स्ट सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल होल्ड हिज ड्यूटीज। बाई चांस सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं भारत के, उनको बाहर किसी काम पे जाना पड़ गया है, यदि वे छुट्टी पर हैं तो जो भारत का सीनियर जज होगा सुप्रीम कोर्ट का वो उनकी ड्यूटीज का निर्वहन करेगा, यानी कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का काम करेगा, ठीक है ना। अपॉइंटमेंट ऑफ एड होक जजेज, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल 127 में लिखी हुई है, ठीक है ना। अपॉइंटमेंट ऑफ एड होक जजेज बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भाई क्या होता है ना, बहुत बार जैसे बहुत सारे केस आ जाते हैं, है ना, तो जजों की कमी पड़ जाती है तो एड होक जज रख लिए जाते हैं। तो भारत की जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो एडवाइस देते हैं, प्रेसिडेंट उनको क्या कर देते हैं? नियुक्त कर देते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं? एड होक। क्या बोलते हैं? एड होक, तदर्थ, ठीक है ना। तो ये आर्टिकल 127 में लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा 127 पे, क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है आजकल। चलेंगे आगे 128। अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जज एट द सिटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट, की जो भारत के जज जो रिटायर हो चुके हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में आके काम कर सकते हैं, इसकी स्पेशल प्रोविजन है 128 के अंदर, ठीक है ना भाई। उनको एक्सपीरियंस तो काफ़ी है ही। अब आप एक बात देखोगे, जितने भी हमारे पास नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, जो मानव अधिकार आयोग होता है, उसका अध्यक्ष ही हमेशा कौन बनता है? भारत का जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायर्ड जस्टिस होता है वही बनता है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस काफ़ी होता है, ठीक है। चलेंगे आगे। उसके बाद बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है वो क्या क्या है। इसके दो जुरिडिक्शन होते हैं। पहला आर्टिकल 131 में लिखा हुआ है ओरिजिनल, ठीक है ना। ओरिजिनल में क्या होता है? इसका प्रारंभिक अधिकारिता, और दूसरा क्या होता है? अपीलीय जुरिडिक्शन, जो आप अपील करते हो। जैसे आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस किया, आप हार गए, तो आप अपील करने जाओगे? नहीं जाओगे? हाई कोर्ट में आप वहाँ भी हार गए, फिर आप कहाँ जाओगे? सुप्रीम कोर्ट में। तो उसको बोलते हैं अपील जुरिडिक्शन। आप स्टार्टिंग में जा सकते हो, आप अपील भी कर सकते हो, ठीक है ना। चलेंगे आर्टिकल 32 का पहला पार्ट में क्या लिखा हुआ है? अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, संवैधानिक मामलों में अपील। मैंने आपको बता रखा है, जब भी कोई आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो, है ना। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के द्वारा और हाई कोर्ट 226 के द्वारा, ठीक है ना। तो ये अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है आप डायरेक्ट जाओ, अपना वहाँ पे बात कर सकते हो। आर्टिकल 33 अपील इन सिविल केसेज, जितने भी हमारे पास सिविल मामले होते हैं उसमें आप डायरेक्टली जाके अपील कर सकते हो, ठीक है ना। 134 में क्या था? अपील इन क्रिमिनल केसेज, जो आपराधिक मामले हैं उसमें आप डायरेक्टली जाके क्या कर सकते हो? अपील कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद चलेंगे आगे 136 स्पेशल लीव
टू अपील, कुछ विशेष अपील भी आप कर सकते हो, ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 137 पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति, और ये हमने कहाँ से लिए है, यूएसए से लिया है। यानी कि जो एक बार डिसीजन हो चुका है उसको हम दोबारा से उसको हम दोबारा से रिव्यू कर सकते हैं, उसको हम दोबारा से पुनर्वलोकन कर सकते हैं। तो जुडिशियल रिव्यू का सोर्स क्या था, यूएसए था, यूएसए से लिया हुआ है, ठीक है ना। चलेंगे आगे। इसके बाद पावर ऑफ एक्सप्लेनेशन टू गिवन द सिक्योरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको पता ही है, संविधान की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बैठाया गया है, ठीक है ना। चलेंगे आगे। आर्टिकल 129 काफी इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है यहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायालय होगा वो एक अभिलेख न्यायालय होगा, यानी कि एक वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट 141 ऑल द डिसीजंस टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट विल बी एप्लीकेबल इन द एंटायर पार्ट ऑफ इंडिया इन यूनियन। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेगा वो भारत के प्रत्येक भाग में क्या होगा, लागू होगा, ऐसा आर्टिकल 141 में लिखा हुआ है। और आप एक आर्टिकल और लिख लेंगे मेरे कहने से, आर्टिकल 143, ये इसमें नोट कर लेंगे। आर्टिकल 143 में क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट गिव्स द एडवाइस टू प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देगा। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होता है ना, अगर लगता है राष्ट्रपति को कि मुझे सलाह लेनी है तो इनको बुलाएगा, बताओ भाई मुझे सलाह चाहिए, तो आर्टिकल 143 के द्वारा, वो बात अलग है उस सलाह को माने या वो ना माने, लेकिन आर्टिकल 143 ये साफ साफ कहता है अगर भारत के किसी भी मामले में राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि मुझे सलाह लेनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट सलाह राष्ट्रपति को देगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 143। चलिए इसके बाद चलते हैं आर्टिकल 148, ये CAG की बात करता है, इसको बोलते हैं कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यानी कि भारत में CAG बोलते हैं इसको शॉर्ट में। और भारत का जितना भी अकाउंट होता है उस पर ये वॉच डॉग की तरह काम करता है कि कहाँ कितना पैसा गया उसकी निगरानी करता है, उसका ऑडिट करता है, ठीक है ना। तो 148 में चलेंगे, देखेंगे नीचे। तो इसकी नियुक्ति के संबंध में इसकी बात की गई है, इसमें नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। इसकी नियुक्ति 148 में ही है, ठीक है ना। और इसके बाद जो उसका आर्टिकल है 152, अच्छा दूसरी बात क्या है 151 में कि जो इसकी एनुअल रिपोर्ट होती है COG की, भाई एनुअल रिपोर्ट तो कुछ ना कुछ बनेगी ना, तो जो एनुअल रिपोर्ट होती है वो CAG किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है, प्रेसिडेंट को देता है, राष्ट्रपति को देता है, ठीक है ना। तो अपना पूरा वार्षिक में जो भी इसने रिपोर्ट बनाई होगी सब किसको दी जाएंगी, राष्ट्रपति को दी जाएंगी। तो ये भाग 5 था, ये मैंने आपको पूरा अच्छे से कवर कराया है, इसके नोट्स आप जरूर बना लीजिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जिस तरह से हम ग्रोथ कर रहे हैं तो पढ़ाने में मज़ा आ रहा है। और बाकी रही इनके क्वेश्चंस की बात, अगर कोई चीज़ रह भी जाती है, छूट भी जाती है, तो हम वो क्वेश्चन के माध्यम से कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।